तो आज हम पढ़ेंगे राजनीति, पॉलिटिकल साइंस का भारत चीन विवाद। भारत और चीन के बीच में विवाद के कारण और भारत और चीन में किस प्रकार के विवाद हैं और भारत चीन के संबंध स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद और उसके पूर्व से किस प्रकार के रहेंगे, इसको हमें समझना है। भारत चीन विवाद। तो हमें यदि भारत चीन विवाद को समझना है तो सबसे पहले हमें भारत और चीन की स्थिति को समझना होगा कि भारत और चीन की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले इसे हम मैप में देखेंगे। कुछ इस तरीक़ा से इंडिया का एक नक्शा है। यहाँ पर हमारा नेपाल है। नेपाल के जस्ट बगल में जो नेपाल का ये एरिया है, ये भारत और चीन के बीच में बफर जोन का कार्य करता है। इसके इस साइड तिब्बत का एरिया है। तो भारत और चीन के बीच में जो विवाद रहा है वह बहुत पहले से ही तिब्बत के क्षेत्र में रहा है। तिब्बत वह एरिया है जहाँ पर बौद्ध जनसंख्या अधिक है, जहाँ के धर्मगुरु दलाई लामा रहे हैं। तो चीन का दावा है, चीन जो है वो तिब्बत के इस साइड से, यहाँ से चीन लगता है, पूरे में चीन है। यहाँ भारत का क्षेत्रफल चीन के क्षेत्रफल से 1/3 भाग है। लगभग 3 गुना क्षेत्रफल भारत से चीन का है। जनसंख्या में भी भारत से चीन अधिक है। भारत से अधिक आर्थिक पावर भी, इकोनॉमिक पावर भी चीन के पास है। इकोनॉमिक रूप से भी चीन भारत से पावरफुल है। भारत और चीन के बीच में समय समय पर विवाद देखे जाते हैं। चीन का दावा भारत के विविध क्षेत्रों पर है। उन्हीं क्षेत्रों पर दावा भारत करता है और उन्हीं क्षेत्रों पर चीन का दावा रहता है। कई बार तो चीन के द्वारा भारत के जो अभिन्न अंग क्षेत्र हैं उन पर दावा किया गया, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन, हिमाचल प्रदेश, इन एरियाओं तक भी चीन का दावा रहा है। चीन ने कई वर्षों से यह विवाद देखा जा रहा है। 2020 में भी एक विवाद देखने को मिला, जब चीन के सैनिक डोकलाम में ज़बरदस्ती फेंसिंग लगाने के लिए हो गए कि यहाँ से हमारी सीमा है। तो वहाँ पर एक विवाद देखा गया जो एक बेहद विवाद के रूप में विकराल रूप धारण किया। तो सबसे पहले भारत चीन विवाद में हमें देखना होगा कि सबसे बड़ा मुद्दा है तिब्बत का मुद्दा। उन्नीस 1950 में पहले जो तिब्बत था वो भारत के एरिया में आता था, ठीक है। जो तिब्बत है वो भारत के एरिया में था। तो 1950 में क्या हुआ कि चीन सरकार ने तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की घोषणा की कि तिब्बत क्या हो चुका है, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे चीन ने इसे स्वतंत्र तो कराया, लेकिन धीरे धीरे अपनी आर्थिक सहायता दी और राजनीतिक पकड़, सामाजिक पकड़ तिब्बत के ऊपर धीरे धीरे करनी प्रारंभ की और धीरे धीरे उसने तिब्बत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। 1959 में दलाई लामा धार्मिक गुरु को चीन ने कठोरता से कुचल दिया। उन्होंने जो आंदोलन किया कि हम चीन से अलग होकर अपना स्वतंत्र रूप में ही रहना चाहते हैं, इसको उन्होंने 1959 में चीन ने, क्योंकि जो तिब्बत का धर्मगुरु होता है वही वास्तविक रूप से तिब्बत का मालिक होता है। तो जो धर्मगुरु थे या हैं, अभी भी हैं, जो भारत में शरणागत के रूप में हैं, भारत में रहते हैं, तो दलाई लामा को उन्होंने कुचल दिया। वही पूरे आंदोलन का, वही जो तिब्बत में आंदोलन चल रहा था कि हमें अलग करो, हमें स्वतंत्र राष्ट्र बनाओ,
उसके मेन आदमी दलाई लामा ही थे, जिनके कारण ही पूरा आंदोलन सक्रिय था कि हमें चीन से अपनी मुक्ति चाहिए और अपना स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। ठीक है, तो चीन ने क्या कर दिया, कुचल दिया। चीनी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दलाई लामा ने भारत में शरण ली कितने, 5 जनवरी 2000 को, 5 जनवरी सन 2000। जब वह तिब्बत में बहुत परेशान हो गए और तिब्बत में उन्हें बहुत अधिक मात्रा में प्रताड़ित किया, चीन के द्वारा किया जाने लगा, तो उन्होंने तिब्बत से शरण ले ली, कहाँ, भारत में, और आज भी वो भारत में रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से तिब्बत का विवाद रहा है। समय समय पर इन्हीं एरियाओं की वजह से युद्ध भी देखे गए। 1962 में भारत और चीन के बीच में भी एक युद्ध इसी का परिणाम था कि हुआ है। ये और कुछ और भी क्षेत्र थे जिन पर विवाद हुआ है। ठीक है, नंबर 2 दूसरा पॉइंट है भारत चीन सीमा विवाद। तो हमने पहले ही समझा है कि भारत और चीन के बीच में सीमा पर विभिन्न प्रकार के विवाद हैं। जिन एरियाओं को लेकर चीन दावा करता है उन्हीं पर भारत दावा करता है। कई बार गलत रूप से चीन के दावे होते हैं, इस गैर तुक के दावे चीन के द्वारा किए जाते हैं कि भारत के जो अभिन्न क्षेत्र हैं उनके ऊपर भी चीन के द्वारा मांग की जाती है कि हमारा यहाँ पर एरिया है। उसने कई बार अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अक्साई चिन जैसे एरियाओं पर ये कहा है कि ये मेरा क्षेत्रफल है। तो भारत ऐसा कभी नहीं देगा, और चाहे इसके लिए भारत को 1962 की तरह यदि पुनः युद्ध भी करना पड़ेगा तो भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। यदि वार्ताओं से समस्या का हल हो जाए तो भारत सदैव ही प्रयासरत रहता है कि जितना अधिक से अधिक हो हम वार्ताओं से ही हर विवाद को हल कर पाएँ। लेकिन फिर भी यदि विवाद हल नहीं होता है तो भारत कभी पीछे नहीं होता है। और हमने डोकलाम के मुद्दे पर देखा, जब चीन के सैनिकों ने 2020 की ही बात है कि चीन के सैनिकों ने जब वहाँ पर फेंसिंग हटाकर अपनी फेंसिंग लगाने की कोशिश की तो भारत के जवानों ने खुलकर उनका मुकाबला किया और सरकारों ने भी उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया। बिना दबाव के उन्होंने खुल के उनके ऊपर वार किया और वहाँ पर फेंसिंग लगाने से उन्हें मना किया। फेंसिंग लगाकर वो वहाँ पर एक कॉरिडोर बना रहे थे कि वहाँ से रोड। चीन भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए भाई विभिन्न प्रकार के कृत्य कर रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि एशिया महाद्वीप में यदि कोई हमें टक्कर दे सकता है तो दूसरी पावर है भारत, इंडिया। हालांकि यह बात गलत नहीं है कि चीन हमसे अभी बहुत आगे है, इकोनॉमिक पावर में हर चीज़ में हमसे आगे है, लेकिन फिर भी उसे पता है कि जिस देश के पास 64% युवा मानव संसाधन का भंडार है वो देश कभी भी कुछ भी कर सकता है। प्राकृतिक संपदाओं का कूप कहा जाता है, भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो वैसे ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है। वास्तविकता में भारत के पास भी पावर है, भारत के पास भी सेना है, मिसाइलें हैं, हर चीज़ हैं और सक्षम भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम सक्षम नहीं हैं। हाँ, लेकिन चीन भी ताकतवर है लेकिन चीन ने जो योजनाएं आर्थिक रूप में चीन और भारत के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। चीन हमसे बहुत आगे है आर्थिक रूप से, चीन की आर्थिक शक्ति बहुत अधिक है। चीन ने अपना मार्केट पूरे वर्ल्ड में, जिस प्रकार एक समय था जब 90s में 1991 के बाद जब दुनिया में एक तक शक्ति आई, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक ताकत पूरे विश्व में बची, वह थी अमेरिका। पहले 2 पावर थी, अमेरिका और सोवियत संघ, तो उनके बीच में टक्कर हुआ करती थी। लेकिन 1990 में जब 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो एक ही ताकत बची, अमेरिका। जिस प्रकार की अमेरिका का प्रभुत्व पूरे विश्व में था, आज धीरे धीरे चीन ने भी अपनी योजनाओं से प्रयास करके हर देश में अपनी ज़मीन बना ली है। जैसे कि उदाहरण से यदि हम समझें तो जो हमारे बगल से ही पाकिस्तान लगता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने ग्वादर पत्तन जैसे, और यहाँ से जब नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे जो श्रीलंका है वहाँ पर भी उसके
ज़मीन उसने क्या कहता है कि ऐसे श्रीलंका गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उसे वो ऋण देता है, आर्थिक रूप से पैसे देता है, चीज़ें उपलब्ध कराता है और वहाँ पे बनाता है कोई पुल वगैरह, कुछ अपने संसाधन के हमें ये जगह दे दो लीज पे। उस जगह को लीज पे दे दिया, जैसे मान लो लीज पे दे दिया, मतलब कि इतने पैसे में इतने दिन के लिए लिया। अब वो पैसा इतना हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट हाई रखता है 6%, 7%, इतने इंटरेस्ट रेट पे जब वो जगह खरीदता है तो वो श्रीलंका जैसे जो छोटे देश होते हैं उनके पास इतनी शक्ति, इतनी आर्थिक शक्ति नहीं होती है कि वो उस कर्ज को वापस कर पाएँ। मजबूरन उन्हें उस क्षेत्र को चीन के नाम करना पड़ता है और जब वो चीन के नाम चित हो जाएगा तो जब भी चीन चाहेगा, तो जब भी भारत से युद्ध होगा तो बस जो यहाँ पर जो पत्तन है इसका इस्तेमाल भारत के विरुद्ध करेगा, यहाँ पे जो पत्तन है इसका इस्तेमाल इंडिया के विरुद्ध करेगा। बांग्लादेश में, भूटान में, हर जगह, यहाँ पे ईरान में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, हर जगह उसने अपने पत्तन धीरे धीरे बना लिए हैं चीन ने। और ऐसी कई योजनाएं चला रहा है, सीपैक जैसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें उसका प्लान है कि पूरे विश्व को हमें एक माला के रूप में परोना है। अपने रोड जो हैं, उसके रोड हैं, उसको समुद्र के अंदर ही अंदर डालकर और प्रत्येक देश से जोड़ना है, उसके ऐसे प्लान है। उसने तिब्बत के अंदर भी कई प्रकार की रेलवे लाइन बिछा के उसको चीन से कनेक्टेड कर दिया है, पूरे फ्री में। चीन पूरा फ्री में देता है तिब्बत को हर एक क्षेत्र, ट्रेनें बिछा रहा है, ट्रेनों की पटरी बिछा रहा है, हर चीज़ की व्यवस्था। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब हमने आज आर्थिक सहायता देंगे तो ये हमारे दबाव में आ जाएंगे, और जब दबाव में आ जाएंगे तो उन्हीं, जो जैसे कि यहाँ पे पड़ता है हिमालय पड़ता है, तो जब उन्हें पता है यहाँ पे हिमालय पड़ता है नेपाल के इसके बॉर्डर पर, उन्हें पता है कि हम भारत पर हमला करेंगे तो पहाड़ों से तो हमला हो नहीं सकता है। जितने समय उनके सैनिक चढ़ेंगे उतने टाइम में क्या हो सकता है, बहुत समय कट जाएगा। तो उसने योजना बनाई कि जो हिमालय है उसके नीचे से रेलवे लाइन निकाली और नेपाल तक डाल दी। अब उसके सैनिकों को आना होगा तो डायरेक्ट रेलवे लाइन से घुस के आ जाएंगे। क्यों बना रहा है? इसीलिए तो बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीन की जो योजनाएं हैं वो भारत को किसी ना किसी रूप में, किसी तरफ से भारत को अपनी मुट्ठी में एकत्रित करके उसको अपने आप में झुकाने की कोशिश करता है। हर जगह हम देखते हैं कि वह हमें झुकाने की कोशिश करता है। हाँ, लेकिन ये भी है कि भारत अपनी संप्रभुता, अखंडता से कभी समझौता नहीं कर सकता है और भारत भी कोई कमज़ोर शक्ति नहीं है। भारत के पास भी शक्तियाँ हैं और जो संसाधन उन्हें वहाँ से हमारे ऊपर हमला करने में लगेगा, हमें उतनी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है वह इतना सक्षम है कि वहाँ पर अटैक आसानी से कर सकता है। और उनके जो सिस्टम हैं उनको आना पड़ेगा पहाड़ को क्रॉस करके। जितने टाइम में वो पहाड़ों को क्रॉस करेंगे उतने टाइम में उनका जो पेट्रोल डीजल उसके अंदर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और उतने टाइम में आएंगे उतने टाइम में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 1962 का भारत कुछ अलग था और आज का भारत कुछ अलग है। उस समय हमारी स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए हम हार गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास शक्ति नहीं है, आज हमारे पास हर चीज़ है, हम सक्षम हैं। यदि हमारा बर्बादी होगी तो हम चीन की ही बर्बादी करने में सक्षम है। हमारे पास अग्नि 5 ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं जो मारक क्षमता रखती हैं और 5-5 हज़ार किलोमीटर दूर तक वार कर सकती हैं। तो भारत चीन सीमा विवाद कुछ इस प्रकार का है, आपने समझा। तीसरा पॉइंट है 1962 का युद्ध। तो क्या हुआ था कि 1962 में जो युद्ध हुआ था वो इसी तिब्बत के एरिया के ऊपर हुआ था। चीन चाहता था, जब भारत ने शरण दी किसको, इनको दे दी थी शरण, ये तो 2000 में दी, लेकिन उसके पहले से भी भारत के संबंध दलाई लामा के साथ थे। चीन का मानना था कि जो वहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं कि हमें चीन से आज़ादी चाहिए तिब्बत में, तो चीन बोलता था कि ये सब भारत के द्वारा संचालित किए जाते हैं तिब्बत में। तो उसने इस रूप में आक्रामक रूप अपनाकर चीन ने भारत के ऊपर हमला कर दिया 1962 में तिब्बत के कारण। उसने हमला कर दिया और तिब्बत को अपने अंडर में कर लिया और भारत का भी एक बहुत बड़ा एरिया उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ पर हमारी हार हुई। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि भारत कदापि एक ऐसा राष्ट्र नहीं रहा है कि किसी भी देश के ऊपर उसने हमला करके उसको
अपने उसकी ज़मीन छीनी हो, कभी भी भारत ने ऐसा नहीं किया। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब भारत ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी, लेकिन फिर भी भारत चाहता तो यहाँ का जो बांग्लादेश था उस बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की। वह कभी भी चाहता, जब 1965 में जब 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इस तरीके से धूल चटाई कि हम कराची, जो वहाँ की राजधानी थी उस एक टाइम पे, मतलब कराची जो एक वहाँ पर बड़ा शहर है, उस से 8 किलोमीटर दूर थे हम चाहते तो पूरा एरिया पाकिस्तान को अपने अंडर में ले सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम कभी भी किसी की भूमि का अपने अंदर लेना नहीं चाहते हैं। हमने कभी भी किसी के ऊपर दबाव बनाकर किसी की भूमि को नहीं छीना। हमने भी आर्थिक मददें की हैं, कई देशों को ऋण दिया है, लेकिन कभी भी किसी देश को हमने गुलाम नहीं बनाया, क्योंकि हमारा सिद्धांत चीन से अलग है। हम मानवता के लक्षणों को मानने वाले, ह्यूमनिज्म को मानने वाले व्यक्ति रहे हैं। हमारे देश में ऐसे सिस्टम नहीं रहे हैं कि किसी को भी प्रताड़ित करके हमने ज़मीनें हत्याएं हो या कुछ भी किया हो। भारत ऐसा कभी नहीं रहा है। भारत का सपना वसुदेव कुटुंबकम का ही रहा है और आज भी है। हम पूरे विश्व को एक परिवार ही मानते हैं। हम ऐसे देश नहीं हैं कि किसी देश को चीन हमारे ऊपर इतने हमले करता है, इतनी प्रतिक्रियावादी नीति रखता है, फिर भी भारत ने कभी भी चीन का ऐसा विरोध नहीं किया। लेकिन हाँ, यदि चीन भारत का विरोध करेगा तो भारत दबने वालों में से नहीं है। भारत भी उनका खुल के विरोध करेगा और जमकर मुकाबला होगा। ठीक है। तो 1962 में युद्ध हुआ जिसमें भारत से तिब्बत का जो एरिया था उसने अपने आप में मिला लिया। ठीक है। चौथा पॉइंट है चीन पाकिस्तान संबंध, जो हमने आपको बताया कि देखो, दुश्मन का भाई होता है। भारत और पाकिस्तान तो भाई ही थे। भाई क्या मतलब कि इसका एक भाग ही तो है पाकिस्तान, लेकिन जो पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं उन्होंने यह दिमाग नहीं लगाया है कि हमारा सबसे बड़ा हितैषी कोई हो सकता है, तो वो है भारत। देखो, चीन इनका एक मुहरा मात्र है। चीन के लिए पाकिस्तान एक मुहरा मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ के ना कोई सांस्कृतिक संबंध या सामाजिक संबंध पाकिस्तान से मैच नहीं करते हैं, बल्कि भारत और पाकिस्तान के सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध समान हैं। लेकिन चीन क्या कहता है? चीन देता है पाकिस्तान को मदद। चीन पाकिस्तान को मदद देता है और धीरे धीरे ये पत्तन जैसे वो घिर रहा है, तो एरिया धीरे धीरे उसके कंट्रोल ही में तो जा रहे हैं। ये एरिया किसके पास जाएगा? चीन के पास। यदि भारत ऋण देता तो भारत कभी भी ऐसे कार्य नहीं करता है कि किसी की ज़मीन ले लेगा। पूरी दुनिया को पता है कि भारत ने ऐसे काम कभी नहीं किए, और चाहता तो भारत भी दुनिया में बहुत सी जगहों को जीत सकता था और जीता भी है और प्रभुत्व रहा भी है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। लेकिन चीन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां हैं उनका कुछ ऐसा ही सिस्टम है, वो इन्हें मदद करता है। तो इसको जब वो मदद करेगा, यहाँ पे पत्तन बनाएगा, तो भारत से चीन की दूरी कितनी है? थोड़ी सी। तो जब हमला युद्ध होगा भारत चीन में कभी भी, तो फिर क्या होगा? वो अपनी सेना यहाँ पहुँचाएगा, यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से उसने पूरी रेलवे लाइन बिछा दी है, तो यहाँ जब वो पहुँचाएगा तो डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट हमला यहाँ से होगा, यहाँ से होगा और यहाँ से होगा, चारों तरफ से हमला होगा, तो भारत को भी हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन हाँ, इसके लिए भारत की भी तैयारियां हैं। भारत, ऐसा नहीं है कि भारत की तैयारियां नहीं हैं। भारत ने भी ईरान में अपने बनाए हैं, श्रीलंका में भारत ने भी बनाए हैं, तो भारत के भी हैं कि यदि तुम भी घूम के बाहर करोगे तो हमारे पास भी वहाँ एरिया है। तो धीरे धीरे हाँ, लेकिन हमें और आगे जाने की ज़रूरत है, हमें और अच्छा कार्य करने की ज़रूरत है, तब जाके हम चीन को अच्छी से टक्कर दे पाएंगे। ठीक है। तो ये था हमारा भारत चीन विवाद, और आगे हमारी आशा है कि देश अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा ताकि हम चीन का मुकाबला कर पाएँ। ठीक है।